Very good evening, Ji. And how you doing? And तो हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं क्या? Yes, sir. 1 week. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दिन बाद हो गए। ठीक है, तो इस बीच में आप लोग थोड़ा सा रिचार्ज हो गए होंगे, बैकलॉग वगैरह कुछ रहा होगा तो उसको आपने कैचअप कर लिया होगा। यस Yes, sir. पूरा खत्म. चलो ग्रेट, दैट्स गुड। तो आई थिंक हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लास्ट में क्या कर रहे थे? सर कॉम्बिनेशन कर रहे थे, वो पैस्कल लॉ लास्ट किया था. आजकल जरूर कराया था राज। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन एनसीआर की प्रॉपर्टीज और उसके थोड़े एप्लीकेशन कर रहे थे। पास्कल रूल तक किया था, ठीक है। तो पास्कल रूल में एट लास्ट हमने ये किया था कि अगर हमें एम सी एम प्लस एम प्लस 1 cm प्लस एम प्लस 2 cm ऐसे कंटिन्यू करते हुए अगर हम एन सी एम, n is definitely a larger number than m, तो इसका समेशन क्या होता है ये हमने प्रूफ कर लिया था। प्रूफ करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि इस आइडेंटिटी को एक्चुअली ये हो जाता है n+1 cm+1, और इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, ये mcm जो है इसको m+1 cm+1 लिख देते हैं बिकॉज दोनों की वैल्यू 1 होती है। फिर ये पास्कल रूल अप्लाई होता है, दो कॉम्बिनेशंस हैं जिनका सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट कंसेक्यूटिव है, इनका सम ऐड होकर के बन जाएगा ये m+2c बड़ा वाला सबस्क्रिप्ट m+1, एंड देन इट विल बी गेट इनटू अ रिकरिंग कनेक्शन, रिकरिंग कॉम्बिनेशन। जिस तरह से कंबाइन ये किया उसी तरह से ये जो प्रोड्यूस होगा वो नेक्स्ट टर्म के साथ में सिमिलर तरीके से कंबाइन करेगा और बनाएगा m+3cm+1, और फिर ये जो इसके आगे वाला m+3cm है उसके साथ ये कंबाइन करेगा, और ये कॉम्बिनेशन जो है वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा। स्टिल लास्ट में हमारा जो बनेगा वो NCM+1 प्लस NCM, जो कंक्लूसिव लास्ट स्टेप आएगा, वो दोनों कंबाइन होकर के ये क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी पर कुछ 2-3 सम्स किए थे और वहीं पर पिछला लेक्चर हमने कंक्लूड किया था। उसी के आगे चलते हैं, 2-3 और प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद फिर सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे कॉम्बिनेशंस की। तो अगली प्रॉपर्टी जो थी आफ्टर पास्कल रूल इज r टाइम्स एनसीआर इज n-1 cr-1, ये रिडक्शन प्रॉपर्टी थी और ये भी कर चुके थे, इसका प्रूफ हमने कर लिया था। आई होप यू एग्री। यस, और इस प्रॉपर्टी का एक तो प्रेजेंटेशन ऐसा भी होता है कि हम लिखें कि एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एनसीआर को लिख सकते हैं हम n/r टाइम्स n-1 cr-1, मतलब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी कॉम्बिनेशन को एक ऐसे कॉम्बिनेशन में रिड्यूस कर सकते हैं जिसका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों गेट्स रिड्यूस्ड बाय 1, राइट। इसीलिए इसको रिडक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, और ये बाइनोमियल सीरीजेस को सम करने में काम आएगी रिडक्शन प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को, सेम प्रॉपर्टी है बट इसको अगर उल्टा सोचो का मतलब अगर मैं ऐसे देखूं कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इफ यू रिड्यूस n+1 cr+1 तो क्या बनेगा, ये n+1 cr+1 कैसे रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा n+1 NCR ना n+1 अपॉन r+1 टाइम्स NCR सर. राइट। तो इस बिकॉज ये रिडक्शन प्रॉपर्टी से ये आया, तो अगर मैं एनसीआर को लिखना चाहूं तो मैं एनसीआर को क्या लिख सकता हूं, एनसीआर को लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r+1 अपॉन n+1 टाइम्स n+1 cr+1। अगर इस प्रॉपर्टी को देखो है तो वही प्रॉपर्टी, कोई चेंज नहीं है, सेम प्रॉपर्टी है, बस उसका लिखने का वे चेंज कर दिया हमने। तो
बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लोअर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का जो कॉम्बिनेशन है ये लार्जर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन में रिड्यूस हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा इंडक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक रिडक्शन प्रॉपर्टी है, एक इंडक्शन प्रॉपर्टी है। रिडक्शन में सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट रिड्यूस होता है, इंडक्शन में इंक्रीज होता है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर यूज होंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीजेस को ऐड करने, समेशन करने में काम आएंगे ये दोनों प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक ये दोनों प्रॉपर्टीज आप सबको समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज मैं दोबारा रिकॉल कर दे रहा हूं। NCR is n upon r n minus 1 CR minus 1. You can subsequently reduce this n upon r into n minus 1 upon r minus 1 n minus 2 CR minus 2 and so on so forth. आप जितना चाहो उतना रिड्यूस कर सकते हो। इसी तरह से NCR can be written as r plus 1 upon n plus 1 n plus 1 CR plus 1. इसको फर्दर रिड्यूस इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? तो अगला क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे n r plus 1। इसी को और आगे अगर इंड्यूस करना चाहो तो क्या लिखोगे? r plus 1 upon r plus 2 वाला। हाँ, फिर इसको रिड्यूस इंड्यूस कर दो तो आ जाएगा r plus 2 upon n plus 2 टाइम्स n plus 2 CR plus 2। ऐसे आप जितना चाहो उतना इसको इंड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए, रिडक्शन एंड इंडक्शन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब कुछ आइडेंटिटीज मैं दे रहा हूं, इसको आपको प्रूव करना है। मान लो ये 3 आइडेंटिटीज हैं और प्रूव करना है आपको, ये 4 आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। सर ये वैसे सारी यूज होती है, मतलब सारी मतलब सर ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर आनी चाहिए? ये सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर आनी चाहिए मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक में तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत रिगरस में यूज होगी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम होगी वहीं पर यूज होगी। बट सर अगला ये जो इलस्ट्रेशन वाली है ये भी? नहीं, इलस्ट्रेशन तो क्वेश्चन हो गया बेटा, ये प्रॉपर्टी थोड़ी होगी। सिर्फ ये आइडेंटिटी है। हाँ, ये आइडेंटिटीज को प्रूव करके, भाई आइडेंटिटी है तो इसका मतलब थोड़ी कि जितनी भी प्रूफ की प्रॉब्लम होती है सारी आइडेंटिटी होती है, तो क्या हम सारी प्रॉब्लम को याद रखते हैं? नो, जितनी मैं एज ए प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो याद रखना है, बाकी सारे तो क्वेश्चन करते जाएंगे, तमाम हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, हम प्रूफ करेंगे, सबको थोड़ी याद रखना है। ठीक है सर। जो बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उन्हीं को याद रखना है, वो मैं बता रहा हूँ जो उनसे याद रखना है, इसीलिए मैंने उसको एज ए प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बाकी को एज ए क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। अब जैसे देखो ये है क्या, अगर ये वाली क्वेश्चन को देखो ये क्या है, तो ये बेसिकली ऐसे नहीं आएगा प्रॉब्लम तो ऐसे आएगा NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 plus 4 into NC4, ऐसे एक सीरीज है n into NCn। अब इस सीरीज को सम करना है, तो आप जब इसका पैटर्न देखोगे तो 1 NC1 2 NC2, तो ये आ जाएगा इट इज इक्वल टू सिग्मा r टाइम्स NCR। NC1 का 1, NC2 का डबल, NC3 का ट्रिपल, NC4 का 4 टाइम्स और NCn का n टाइम्स, ये सारे को ऐड करना है। R NCR वेयर R वेरीज 1 to n बोलो या 0 to n बोलो, एक ही बात है, क्योंकि R 0 होगा तो ये टर्म ही 0 होगा, 0 ऐड करने से समेशन चेंज नहीं होता। अब इसको सम करना है, तो अब जरा देखो बात क्या है। बात ये है कि अभी इस चैप्टर के एकदम बिगिनिंग में जब हमने NCR का डेफिनेशन किया और डेफिनेशन के बाद में सबसे पहले प्रूफ किया, तो एक रिजल्ट प्रूफ किया था, यू कैन रिकॉल सिग्मा NCR, सिंस वी नो that NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? सारे NCR का सम क्या होता है? ये पहला इक्वेशन किया था हमने कॉम्बिनेशन का, बताओ। यस सर। क्या था? यस सर नहीं, बताओ क्या होता था? 2 की पावर n होता था, 2 की पावर n, है ना, क्योंकि ये है n ऑब्जेक्ट में से सिलेक्शन के सारे पॉसिबल वेज, एक भी नहीं सिलेक्ट किया, एक सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट करने के वेज और n के n सिलेक्ट करने के वेज,
तो वो है कि हर एक ऑब्जेक्ट के दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम उसको लेंगे या नहीं लेंगे, और n ऑब्जेक्ट है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स 2 की पावर n, ये हम जानते हैं। अब अगर हम ये जानते हैं, ये बात हमें पता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम ये सम करने के लिए हमारे पास आ गया, तो मेरे को ट्रबल क्या कर रहा है, मेरे को ट्रबल करेगा कि r यहां क्यों है। अगर ये r नहीं होता तो सिग्मा एनसीआर तो हम समेशन जानते ही है क्या होगा, ये r को हटाना है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस r, कि r किसी तरह से यहां से रिड्यूस हो जाए या खत्म हो जाए। इस r को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में r चाहिए, और डिनोमिनेटर में r तभी आएगा जब हम एनसीआर को रिड्यूस करेंगे। तो अप्लाई द रिडक्शन प्रॉपर्टी, अप्लाई द रिडक्शन प्रॉपर्टी। व्हाई वी आर अप्लाइंग रिडक्शन प्रॉपर्टी? to remove the r from numerator. Yes, to get r in the denominator, because reduction property says कि NCR को हम n upon r times n minus 1 cr minus 1, तो r डिनोमिनेटर में चाहिए इसलिए। तो हमारा क्या आया, हमारा आया सिग्मा r times NCR, r varies 0 to n, can be written as sigma r times NCR when r varies 1 to n। पहले तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप 0 से n समेशन करो या 1 से n, एक ही बात आएगी, क्योंकि r इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म तो 0 है, एंड दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा, r को r ही रहने दो, NCR को लिखो n डिवाइडेड बाय r इनटू n माइनस 1 cr माइनस 1। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। Yes, sir. And then r gets cancelled out, this r cancels with this r, and therefore this becomes what, sigma summation n multiplied by n minus 1 cr minus 1। इस सिग्मा का जो इंडेक्स है वो r है, r वेरी कर रहा है, n तो कांस्टेंट है, r की वैल्यू चेंज हो रही है। तो n being a constant factor, property of sigma says that any constant factor can be factored out of the sigma notation, तो n बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n टाइम्स समेशन n minus 1 cr minus 1, r varies 1 to n। अब ये n बाहर आ गया। अब ये क्या है, तो ये बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो r की वैल्यू 1 दोगे तो क्या आएगा, n minus 1 c0, n minus 1 c1, n minus 1 c2, और r की वैल्यू n दोगे तो क्या आएगा, n minus 1 c n minus 1। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस का सम है जिसका सुपरस्क्रिप्ट n minus 1 है। तो आपने पता है कि NC0, NC1, NC2, NCN का सम 2 की पावर n होता है, तो इसका समेशन क्या होगा बताओ? What will be the summation of these all combinations? 2 power n minus 2 की पावर minus 1। 2 की पावर n minus 1, that's true। रहे तो बेसिक प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है। हालांकि इसी सीरीज को सम करने के लिए बाइनोमियल मेथड से जब करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो और भी बहुत सारे तरीके हैं। पेयरिंग भी कर सकते हाँ, पेयरिंग भी कर सकते हैं, रिवर्स करके और पेयरिंग ऐड भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके, बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट करके भी प्रूव कर सकते हैं। वो सारी बातें हम लोग उस टॉपिक में करेंगे। अभी हम स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। जैसे इसी को करने का एक तरीका ये भी था, ये सीरीज को एस मान लो, तो आपके पास क्या था, आपके पास था 1 टाइम्स NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3 अप टू n टाइम्स NCN, यही था। बट आपको ये पता है कि NCR जो है वही होता है NCN माइनस R, होता है कि नहीं होता है? तो इसी सीरीज को अब उल्टा लिखो, ये लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, n टाइम्स NCN को NC0 लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes sir। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, n माइनस 1 टाइम्स NCN माइनस 1 को NC1 लिख सकते हो, क्योंकि NC1 और NCN माइनस 1 सेम होगा। ऐसे थर्ड लास्ट टर्म, लास्ट से तीसरा टर्म क्या होगा, n माइनस 2 टाइम्स NCN माइनस 2, जिसको NC2 लिख सकते हो, और पहले वाले को NCN लिख सकते हो। NC1 को क्या लिख सकते हो, NC1 को क्या लिख सकते हो, NCN माइनस 1, n माइनस 1 टाइम्स NCN माइनस 1।
और एक टर्म ले लो जीरो एनसी जीरो, एनसी एन माइनस वन को एनसी, ये यहां पर एक टर्म और लिख दो तो ज्यादा क्लियर होगा, जीरो एनसी जीरो भी लिख दो, जीरो टाइम्स एनसी जीरो। हालांकि ये जीरो ही है, इसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लास्ट वाला हो जाएगा एन टाइम्स एनसी जीरो को एनसीएन लिख दिया, एनसीएन। सॉरी जीरो टाइम्स, एन टाइम है जीरो टाइम्स। अब इसके बाद क्या करो, ऐड करो। जब ऐड करोगे तो ये पहला और ये दोनों ऐड करके क्या हो जाएगा, एन एनसी जीरो, एन माइनस वन और वन, एन एनसी वन। तो आपको सारा 2s क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा तुम्हारा n टाइम्स n times 2 to the power of n. n टाइम्स 2 की पावर n हो जाएगा, nc जीरो प्लस nc वन प्लस nc टू, ऐसा। and therefore s की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स 2 की पावर n माइनस। तो कई सारे तरीके हैं, बट मैं बोल रहा हूं अभी मेरे वो सारी बातों से अभी मेरा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो अलग टॉपिक है, वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मेरा सिर्फ कंसर्न है कि ये जो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं इसको अप्लाई करना है, बस दैट्स इट। चलिए ये हो गया। अब अगला इसकी बात करो, डी क्विक, क्या करेंगे डी में? So सेम वही प्रॉपर्टी दो बार लगानी है बस। हाँ, तो बिकॉज यहाँ आर भी है, आर माइनस वन भी है, तो डबल रिडक्शन कर दो। तो डबल रिडक्शन करो तो कुछ इस तरह से आएगा, देखो ये बी पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या है, सिग्मा आर इंटू आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एनसीआर है। आर वेरीज वन से लेके, देखो आर की वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो हो जाएगा, वन डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा, टू तो आर वेरीज टू टू एन। अब यहाँ टू टू एन लिखूं या जीरो टू एन लिखूं, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा, है ना। अब इसको हम एनसीआर को रिड्यूस करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन आर और आर माइनस वन, इसको दो बार रिड्यूस करो, एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू एन माइनस टू सी आर माइनस टू, और r की वैल्यू 2 से n लिख दिया। अब ये देखो r और r माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये r प्रोडक्ट r माइनस वन, r माइनस वन कैंसिल कर दो। जैसे इसको कैंसिल करोगे तो आपका ये एक्सपेंशन आ जाएगा, n और n माइनस वन कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिग्मा ये बन जाएगा क्या, n माइनस टू सी आर माइनस टू, r वेरीज टू टू n। अब फिर से ये देखो, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, n इंटू एन माइनस वन टाइम्स n माइनस टू सी जीरो से बिगन करेगा, और जितने भी ऐसे कॉम्बिनेशन हैं सारे हैं n माइनस टू सी n माइनस टू तक। इसका समेशन क्या हो जाएगा, टू रेज टू द पावर n minus इंडेक्स, जो भी इंडेक्स यहाँ होता है, टू n की minus पावर n माइनस टू, तो n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू। तो जैसे मैंने ये हो गया जी, ये हो गया। अब ये दोनों का सी और डी का आंसर करो, चलो सी और डी का आंसर करो। सी तो ए और बी का ही सम है। क्या सी? सी तो ए और बी का सम है। सी ए और C बी तो का easy सम होगा। है, मान लिया मैंने, मान लिया। लेकिन अगर मान लो कि ए और बी नहीं होता तो सी करना होता तो क्या करते? वही सर अभी कर। अगर ए और बी आपको नहीं दिया जाए और सिर्फ सी ही क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये थोड़ी याद आएगा आपको कि ए और बी पहले निकाल लेते हैं। तो सी को इंडिपेंडेंटली सोचो और डी को भी इंडिपेंडेंटली सोचो। क्विक जल्दी से, टेस्ट है आपका, मान लो। रिड्यूस तो करना ही पड़ेगा, रिडक्शन प्रॉपर्टी के साथ कनेक्ट कैसे होगा वो उस डायरेक्शन में सोचना है, वो अपने आप उसी में ब्रेक होगा।
आपका क्वेश्चन है सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, और आर वेरी कर रहा है 1 से n या 0 से n, जैसे ही लिख दो आप चलेगा। तो एक आर तो रिड्यूस हो जाएगा, एक आर तो डायरेक्टली हटा सकते हो, एक बार इसको रिड्यूस करोगे ना तो एक आर तो अपने आप हट जाएगा। r इंटू n अपॉन r n माइनस 1 सी आर माइनस 1, and after getting one r cancelled and you will take that n outside and you will left with sigma r times n minus 1 cr minus 1, where r varies 1 to n. Now what to be done? How to reduce the things further? तो अब अगर आप रिडक्शन करते हो तो देखो ये तो रिड्यूस होगा तो डिनोमिनेटर में r माइनस 1 आएगा, जबकि हमें तो r चाहिए, या जो यहां रिडक्शन से आएगा वो यहां बनाओ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? -1 plus हाँ, उसके लिए ये जो कोइफिशिएंट है ना, इसको r माइनस 1 प्लस 1 लिखो, citing the reduction property that ये इसको रिड्यूस करेंगे तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 आएगा, तो ये r माइनस 1 चाहिए कैंसिल करने के लिए, तो वन एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, इससे दो टर्म बन गए, दो सीरीज बन जाएगी। तो ये अगला स्टेप में आएगा n टाइम्स सिग्मा। अब ये r माइनस 1 टाइम्स दिस, एक तो बन जाएगा r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 सी आर माइनस 1, और एक बन जाएगा प्लस n माइनस 1 सी आर माइनस 1। बिकॉज सिग्मा एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आप इसको, चलो अभी तो ऐसे रख दो, बट सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। दिस इज, इस पूरे का समेशन है ना, और r कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक। अब दो समेशन में ब्रेक कर दो, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन, ये एडिशन के ऊपर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, n टाइम्स एक तो आ गया समेशन r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसको रिड्यूस कर देना, अभी नहीं करना, चलो, प्लस एक आ जाएगा n टाइम्स समेशन n माइनस 1 सी आर माइनस 1, वेयर r कैन वेरी 1 to n। अब जहां तक इसकी बात है, ये तो हमें मालूम है इसका समेशन क्या, आपको भी पता होगा इसका समेशन क्या आएगा। देखो n टाइम्स ये ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1 c0 n माइनस 1 c1, raised to power of n हाँ, ये आ जाएगा n रेज टू n मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सुपरस्क्रिप्ट n माइनस 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसकी बात करो, ये r वेरी कर रहा है 1 से, अब जरा ध्यान से देखना, अगर r की वैल्यू 1 हुई तो r1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पहला टर्म होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। तो रादर देन राइटिंग r1 to n, लेट कैन वी राइट r2 to n? Yes, sir. Yes. तो r1 to n कैन बी रिटन एज r2 to n, इसको लिख दिया n, इसको लिखा सिग्मा, r की वैल्यू 1 के बजाय मैं 2 से ले रहा हूं विद योर परमिशन, बिकॉज r इक्वल टू 1 वाला टर्म 0 है। अब इसको r माइनस 1 को ऐसे रख दो, अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, क्या, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 n माइनस 2 सी आर माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने पहले क्यों नहीं रिड्यूस किया, क्योंकि यहां अगर मैं रिड्यूस करता ना तो r इक्वल टू 2 पुट करता, r इक्वल टू 1 पुट करता, तो ये अनडिफाइंड हो जाता ना, इसलिए मैंने मैथमेटिकली बोला कि r 1 से n तक का समेशन करो या 2 से n तक का समेशन तो सेम आएगा, क्योंकि r इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो 0 है, इसलिए 2 to n किया। नाउ इट इज डिफाइंड r माइनस 1 कैंसिल विद r माइनस 1, n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा यहां से यहां लिख रहा हूं मैं, ओके, क्या आएगा बोलो, आप बताओ, एक n बाहर है, एक n माइनस 1, तो n प्रोडक्ट n माइनस 1 इंटू समेशन, बोलो, r वेरीज 2 to n माइनस 2 सी आर माइनस 2, और प्लस n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब जरा बताओ ये क्या आएगा, ये व्हाट इज दिस, raised to power of n minus हाँ,
2 रेज टू द पावर n माइनस 2, क्योंकि n माइनस 2 0 से स्टार्ट करके n माइनस 2 Cn माइनस 2 तक सारे कोएफिशिएंट मिलेंगे, सारे NCR की वैल्यूज मिलेंगी। ये बन गया तुम्हारा n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। दोनों में कॉमन अगर लेना चाहो ना तो कुछ कॉमन भी आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है? n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं। यस सर। कॉमन लेने के बाद में यहां पर तो बच गया n माइनस 1 और वहां पर बचेगा प्लस 2। +2। तो ये फाइनल आंसर जो आया, फाइनल आंसर इसका क्या है जरा बताओ तो। लेट अस राइट द फाइनल आंसर हियर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। ये प्रूफ करना था ना? Yes. तो जैसे थोड़ा सा एडजस्ट किया और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके और हमने सी पार्ट को वर्कआउट किया, डी का काम आप करके बताइए फटाफट जल्दी से, डी कंप्लीट करके दिखाइए। ये आर स्क्वायर इंटू एनसीआर वाली सीरीज किया तुमने, जैसे मतलब 1 इंटू NC1 प्लस 4 इंटू NC2 प्लस 9 इंटू NC3, ये सीरीज का सम किया आपने। 16 इंटू NC4, ऐसा n स्क्वायर इंटू NCn। अब यहाँ क्यूब 1 इंटू NC1, 8 टाइम्स NC2, 27 टाइम्स NC3, 64 टाइम्स NC4, ये सीरीज का सम बताना है आपको कि ये होगा। ठीक है, आपके पास में 2 मिनट का टाइम है, अभी से 2 से 3 मिनट टाइम ले सकते हैं आप फाइनल आंसर करने में। लेट मी सी कितने लोगों का सही आंसर आता था, प्रूव हो जाता है। क्या बात है, सिर्फ एक ही आंसर आया? बाकी लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो क्या, या हो गया? किसका इसका हो गया? नहीं हो पाया अभी तक तो। ओके, क्या कर रहे हो, चलो मुझे बताओ। एक बात तो कंफर्म है कि इसको 3 बार ओपन करना पड़ेगा, 3 बार रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि आर क्यूब लाना है। यस। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि एक रिडक्शन तो कर दो, एक रिडक्शन तो डायरेक्टली करो। एक तरीका ये भी होता है, चलो मैं पहले एक रिडक्शन कर देता हूं। सिग्मा आर क्यूब NCR, R varies 1 to n is nothing but sigma R square into R into n over R n minus 1 CR minus 1, R varies 1 to n, 1 R gets over and 1 n gets out. Taking this n factor outside, we are left with R square times। अब जरा देखो, इसको जब हम रिड्यूस करेंगे ना, n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, अभी तो नहीं लिख सकते इसलिए भी ऐसे रन रहे हैं, R वेरीज 1 to n है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको 2 बार रिड्यूस करना है, तब जाके क्वाड्रेटिक मिलेगा R में डिनोमिनेटर में। यहाँ पे R में क्वाड्रेटिक है, तो मिलेगा क्या? रिडक्शन से पहले उसको देख लो। डिनोमिनेटर में मिलेगा R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 मिलेगा, विच इज नथिंग बट R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 2, R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 2, वो हमें यहां बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे? R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 2 कैसे बनाएंगे?
ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही बनाएंगे। तो इसको बना लो, कैसे बनाया सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके, बोलो। n टाइम्स समेशन, क्या लिखे यहां पर, आर स्क्वायर माइनस 3r Plus 3R. प्लस 2 टाइम्स, पहले यही लिख देंगे n माइनस 1 CR-1, और ये माइनस 3r किया तो प्लस 3r माइनस 2। तो मैंने अगला लिखा प्लस 3r माइनस 2, माइनस 2 को लिखा, माइनस 2 को भी लिखा माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 3 टाइम्स n माइनस 1 CR-1 प्लस n माइनस 1 CR-1। प्लीज चेक, सही है? एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं, जल्दी बोलो। देखो n माइनस 1 CR, Yes, sir. n माइनस 1 CR-1 तो थ्रू आउट है, उसको अगर कॉमन ले लो तो क्या बचा, ये माइनस 3r गेट्स कैंसल विद प्लस 3r, एंड माइनस 3 and 1 makes minus 2 cancels with plus 2. Now what we are done with, अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे n मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरा था ऐसा, राइट? तो समेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाई, बोलो, ये तो आ जाएगा सिग्मा, इसको लिखा r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 CR-1। अब जरा ध्यान से देखना, r की वैल्यू 1 से n है, बट रिमेंबर वन थिंग दैट r की वैल्यू 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, r की वैल्यू 2 दोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है 1 and 2। तो ये एक्चुअली r मतलब पहला टर्म 0 आएगा इससे, दूसरा टर्म भी 0 हो जाएगा, तीसरे टर्म से स्टार्ट होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया r वेरीज 3 to n। डू यू एग्री और नॉट? प्लस Yes. ये आ गया 3 टाइम्स सिग्मा r माइनस 1 और n माइनस 2, n माइनस 1 CR-1। यहाँ पे 2 2 है. r यहां पर r 1 पर 0 हो जाएगा तो r इक्वल टू 2 to n लिख दो, एंड प्लस तीसरा वाला तो रहने दो आप वैसे ही, सिग्मा n माइनस 1 CR-1 r वेरीज 1 to n। अब यहां तक समझ में आ गया, तब मैं आगे चलूं। इज दैट क्लियर टू ईच ऑफ यू? इफ देयर इज Yes. एनी ट्रबल प्लीज लेट मी नो। कोई भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे बताओ। ऑल क्लियर? अब जरा देखो, अब हम यहाँ रिडक्शन कर सकते हैं, इसको 2 स्टेप रिड्यूस करो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, n मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, r माइनस 1, r माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सिग्मा n माइनस 3 CR-3 एंड r वेरीज 3 to n। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला क्या हुआ है, एक स्टेप का रिडक्शन करोगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 टाइम सिग्मा n माइनस 2 CR-2 r वेरीज 2 to n, एंड तीसरा वाला तो जो है वही है। अब ये सबका समेशन आपको पता है, सबका समेशन का वैल्यू पता है, जरा बताते जाओ मुझको। n तो सब में मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 टाइम्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। आगे का काम कर जाएंगे आप, क्योंकि 2 की पावर n माइनस 3 थ्रू आउट कॉमन है, तो आप n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 3 कॉमन ले लेंगे। देन यू आर लेफ्ट विद, यहां पर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, यहां पर क्या बचेगा, एक 2 यहां रह जाएगा, तो 6 प्लस 6 टाइम्स n माइनस 1, 6n माइनस 6, एंड प्लस यहां पर रह जाएगा 2 इंटू 2 4, and then you will get it done। देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 है और ये 4 है, 6 माइनस 6 एंड प्लस 2 एंड प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 3n हो गया।
तो आंसर है n इंटू एन प्लस थ्री, तो फाइनल आंसर है n स्क्वायर इंटू एन प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू रेज टू द पावर n माइनस थ्री। दिस इज द आंसर। तो इट्स अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट भी है, रीअरेंजमेंट भी है, और साथ के साथ सिग्मा की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है और एनसीआर की प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। तो ये थोड़ा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू फेस इन द बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक। बाइनोमियल जो टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो उसमें ये सब बातें बहुत रिगरस करनी होगी आपको, ठीक है। मतलब एनसीआर की प्रॉपर्टीज वहां फिर से रिवाइज होंगी, फिर से इसके एप्लीकेशंस करेंगे थोड़े और अच्छे लेवल पर। तो अब एनसीआर के मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर अप कर ली। एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन क्या होता है? अब देखो दो प्रॉपर्टीज हैं जो दो कंसेक्यूटिव एनसीआर को कनेक्ट करती है। एक पास्कल रूल एनसीआर और एनसीआर माइनस वन को ऐड करके एन प्लस वन सीआर बनाता है, और एक ये प्रॉपर्टी रेशियो, दो कंसेक्यूटिव एनसीआर का रेशियो क्या होता है वो। पहले तो इसको प्रूव करो, फटाफट जल्दी से प्रूव करो इसको। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है ये। इट इज सुपरस्क्रिप्ट एन माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है? लोअर सबस्क्रिप्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। ये सिंपल ओपन होने पे ही प्रूव हो जाएगा। अभी अभी आ रहा हूं बेटा, अभी आ रहा हूं, बता रहा हूं मैं। अपॉन हायर सबस्क्रिप्ट आर। हाँ, अब क्या तुम बोल रहे थे, बोलो। कि ये एनसीआर माइनस वन को अगर ओपन करेंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से, हाँ उससे हाँ, उससे ही प्रूव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एनसीआर को लिख दिया तुमने एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस वन, तो n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल हो गया। अब इसमें आप देख सकते हो कि n फैक्टोरियल कैंसिल विद n फैक्टोरियल, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, इसको लिख सकते हैं हम लोग n माइनस r प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में ये जो क्वांटिटी है r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल, और n माइनस r फैक्टोरियल को एज इट इज रख दो। तो यू विल सी दैट this cancel with this and r minus 1 factorial cancel with this, and therefore the result n minus r plus 1 divided by r, that is RHS। तो result is proved, और प्रूफ भी हो गया, जस्ट फार्मूले से प्रूफ हो गया तो बात खत्म हुई, प्रूफ हो गया। अब यहां आ जाओ, ये याद रखने का तरीका क्या है? सुपरस्क्रिप्ट दोनों का सेम है n, n सुपरस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट डिवाइडेड बाई लार्जर सबस्क्रिप्ट। जैसे अगर मैं कहीं बोलता हूं 14C7 अपॉन 14C6 क्या होगा ये? तो आप स्ट्रेट अवे इसको क्या लिखेंगे, बोलो। 14 माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट क्या है? 6 डिवाइडेड बाई 7, इट इज 8/7। तो ये क्विक रिडक्शन, जल्दी से रिड्यूस करने के काम आएगा। अब जैसे कोई ऐसा बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, जल्दी आंसर करेंगे आप, जल्दी देखते हैं कितने जल्दी आंसर करते हैं आप। 19C13 ओवर 19C12 की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 7/13. 7/13, 13 7/13। अच्छा, इसका बताओ। 19C14 डिवाइडेड बाई 19C12, जल्दी बोलो। क्या हुआ? अब हम
हम वैसे तो नहीं कर सकते. Can we apply this property? No. We can't apply this property because this property is applicable only when the combinations are consecutive. They are adjacent combinations, like superscript same होना चाहिए और subscript consecutive होने चाहिए. यहाँ पर subscript alternate हो गए ना, 14, 13, 12, 12 एक का डिफरेंस है. क्या करें इसको? 3 by 30. हाँ, इसको लिखेंगे 19 C14 by 19 C13 into 19 C13 by 19 C12. अब आप आंसर लिखो तो 19 minus 13, 19 minus 13 is 6. 6 by 14 multiplied by 19 minus 12 is 7. 7 by 13. अभी आंसर कितना आ गया बोलो? 3 by 13. तो आपको कहीं कहीं पर थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर सफिशिएंट. दे आर ओनली द बेसिक एक्सियम्स. They will act as a basic theorems, and above that you have to apply your own skill और आपको एडजस्ट करके इनको इस्तेमाल करना है. ये टूल है, वेपन्स हैं जिनको यूज करना है फाइट में. एनीवे आगे चलते हैं. ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रहेगी. जहां कहीं भी कंसेक्यूटिव एनसीआर की बात होगी वहां पर या तो पास्कल रूल आपके दिमाग में आना चाहिए या तो ये रेशियो वाली कंसेक्यूटिव ये एनसीआर का रेशियो वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए दिमाग में. मोरओवर गोइंग अहेड, ऐसे इसको एनसीआर प्लस 1 बाय एनसीआर करेंगे तो याद जाएगा. इस अपने आप कर लेना. एनसी जीरो से लेके एनसीएन तक का सम 2 की पावर n होता है, आपको अच्छी तरह से पता है ना. इसी तरह से एनसी जीरो से लेके एनसी जीरो, एनसी टू, एनसी फोर, ये जो इवन वाले सबस्क्रिप्ट वाला समेशन और ऑड सबस्क्रिप्ट का समेशन, ये दोनों सेम होता है और ये होता है 2 की पावर n माइनस 1. ठीक है, इसको हम लोग बाइनोमियल में प्रूव करेंगे. अभी जस्ट आप जानते रहो इस बात को. दैट्स इट. ठीक है, तो इतना आज के लिए, मतलब ये एनसीआर के लिए इतनी बातें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है. अब आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग पिक एंड चूज कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू प्रॉब्लम. हाँ, कुछ बोल रहे हैं? यू आर नॉट ऑडिबल. नोट करना. हाँ, आराम से नोट करो, कोई टेंशन की बात नहीं. नोट कर लो इसको और ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर करके बताओ. ये 2 क्वेश्चन है. सर ये हाँ बोलो. कॉम्बिनेशन की अभी सर आपने गेम शेयर की हुई है? बेटा मैंने कितनी गेम शेयर करी हुई, कैन यू लेट मी नो? नहीं सर, कॉम्बिनेशन के लिए नहीं करी हुई तो अभी कर देता हूँ बेटा. अभी जस्ट क्लास के जस्ट बात कर दूंगा, डोंट वरी. सर एक डाउट सेशन भी रख लेना सर, काफी अलग अलग टॉपिक्स के डाउट है. हाँ तो इसको कर ही लेते हैं. अब चूंकि कॉम्बिनेशन में आज इतना काम हो जाएगा ना, अब कॉम्बिनेशन का कोई भी सवाल आप करते रहोगे फिर डाउट सेशन ही रखेंगे. इस पर एक डाउट सेशन रखना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, और एक डाउट सेशन रखना, एक डाउट सेशन हाइपरबोला, एक डाउट सेशन तो उसका तो रखना ही है, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे. तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में किसी एक दिन रख लेंगे. थर्सडे की क्लास में रख लेते हैं, चलेगा? ठीक है सर. कोऑर्डिनेट वाले डाउट थर्सडे वाली क्लास में रख लेते हैं. सर ठीक है कहाँ सर. तक है सर? वो इंटरसेक्शन वाली तक है ना हाँ सर? 7th गेम और 4th टेक्सचुअल तक करना है उसमें. हाँ बिल्कुल, 7th गेम तक पूरा और 4th टेक्सचुअल तक पूरा कम से कम करना है. उसका डाउट सेशन थर्सडे को रख लेते हैं. सर वो इलिप्स हाइपरबोला भी सब उसमें आ जाएगा? हाँ, 7th गेम तक होगा तो उसमें बेसिकली तो अलग थे ना इलिप्स हाइपरबोला? इन सेंटर तक आएगा ना, केवल 7th गेम तक पूरा हो पाएगा, जिसके अंदर में वो लोकस वोकस का जो है यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ लोकस, वो सारी बातें कवर हो जाएंगी. उसके बाद एक डाउट सेशन होगा, उसमें हम लोग अलग अलग वो रख लेंगे आपका पैराकोनिक, पैराबोला, इलिप्स हाइपरबोला का. हाँ जी, ए पार्ट एंड बी पार्ट जल्दी आंसर करो.
अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है ये देख रहे हो आप? NCR -1, NCR +1 एंड NCR, ये तीनों कंसेक्यूटिव NCR हैं और इनकी वैल्यूज दी हुई हैं न्यूमेरिकली क्या है, तो N और R डिटरमिन करना है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, प्रॉब्ली आपका आंसर सही है साकिब। तो आप वही कंसेक्यूटिव वाला रेशियो यूज करो बेटा। तो NCR अपॉन NCR -1, इससे एक दो इक्वेशन हमें चाहिए लीनियर, तो दो इक्वेशन बना लो। इट इज N minus R plus 1 divided by R, and it is given as 56 by 28, 56 by 28, that is 2। तो यहां से एक इक्वेशन आ गया, हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, है ना? क्या इक्वेशन आ गया? इक्वेशन आया n+1 माइनस R इज इक्वल टू डबल R, या n+1 इज इक्वल टू ट्रिपल R। This is one linear equation containing N and R. If I get one more equation involving N as well as R, then we are done with the problem. And how to get the next equation? By taking these two consecutive ratios. NCR +1 upon NCR would be what? N minus lower subscript is R divided by larger subscript is R +1, which is given as 70 by 56, 70 over 56. It is again 14 5s and 14 4s, 5 by 4। तो यहां से भी एक रेशियो आ गया, 4n minus 4r is equal to 5r plus 5। तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है? 4n minus 9r is equal to 5। This is second equation। Now these two equations are sufficient to determine the value of N and R। जैसे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 3n minus 9r is equal to -3 हो गया from first equation। And then if you subtract, then आ गया 4n minus 3n is n equal to 8, और n equal to 8 वैल्यू आप पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो n को 8, तो r की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हो गया आपका रेशियो वाली प्रॉपर्टी पर एक छोटा सा एप्लीकेशन, है ना? और इसी तरह से रेशियो प्रॉपर्टी पर ये एप्लीकेशन भी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो सेकेंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, जल्दी हो जाए तो तुरंत मुझे बताओ। हो गया। तो इसका LHS तुम्हारा ऐसा है ना, ये R है, और इसका NCR अपॉन NCR -1, इसको तो आप ब्रेक कर दो, N minus R plus 1 अपॉन R, और R वेरी हो रहा है 1 से n तक। ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो समेशन आया क्या है? सिग्मा n n n n n plus 1 माइनस R, और R की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो ये आएगा क्या? R की वैल्यू 1 दोगे तो क्या आएगा? n। R की वैल्यू 2 दोगे तो आएगा n minus 1। R की वैल्यू 3 दोगे तो आएगा n minus 2, और R की वैल्यू n दोगे तो आएगा 1। मतलब 1 से लेके n तक का सम है,
इट इज 1 + 2 + 3 up to n। इसी को आप सिग्मा k लिख सकते हो, where k varies 1 to n। ठीक है, तो अगर आप वैसे अगर ये प्रॉपर्टीज को इतना डिटेल में नहीं करता तो भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट जहां पर थोड़ी एडवांस लेवल या उससे ऊपर लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिसमें ऐसी एक सीरीज बन जाए, उसका सम निकालना पड़े वगैरह। तो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप ये एक्सपोज हो गए, इतने सारे काम कर लिए, तो उनको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वहां पर आप गिव अप नहीं करेंगे उन सिचुएशंस पे। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम का, कि आप कॉम्बिनेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्पस तो वही है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कर सके, काउंटिंग के प्रॉब्लम्स को कर सके। तो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ काउंटिंग। क्वेश्चन दिया, आउट ऑफ 7 पर्सन्स, 7 बंदे हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 नेम कर दो फॉर 6। फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज ऑफ 3 पीपल फॉर्म्ड। अगर इस 7 बंदों से 3-3 पर्सन्स की कमिटी बनानी है। अब देखो, परम्यूटेशन करते समय मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन, है ना, पैटर्न फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जब इस तरह की बात होगी तो वहां पर परम्यूटेशन हो रहा है, जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जहां पर ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बनाना, टीम बनाना, कमिटी बनाना, ट्रायंगल बनाना, क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉइंट से, है ना, तो इसका मतलब वहां पर सिर्फ ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 पॉइंट है तो उसे एक ट्रायंगल बनेगा, चाहे वो पॉइंट 1 2 3 को ज्वाइन करो या 2 3 1 को ज्वाइन करो या 3 1 2 को ज्वाइन करो। तो ऐसे जगह पर हमारा कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर कॉम्बिनेशन हो रहा है, कहां पर परम्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ बहुत ही सिंबॉलिक वर्ड्स होते हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि कहां पर परम्यूटेशन यूज होगा, कहां कॉम्बिनेशन यूज होगा। और इसी तरह से एंड से मल्टीप्लिकेशन, और से एडिशन, यही कुछ बातें तो आपको दिमाग में रखनी है। इसका क्लियर तो समझ में आ गया। 7 पर्सन में से 3-3 पर्सन जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3-3 के जितने ग्रुप बनेंगे उतनी कमिटी बनेगी। तो योर आंसर इज 7C3, नो डाउट अबाउट इट। नाउ आंसर दीज सब पार्ट्स। पहला था इफ नो रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड, दूसरा इफ अ पर्सन P1 इज ऑलवेज सेलेक्टेड इन द कमिटी, तीसरा if P2 refuses to be in the committee with P1, चौथा if P1 agrees to be in the committee only if P2 is selected, and last if P1 and P2 have decided to be in the committee together. So you have to answer this question based on following restrictions. ये सारे पार्ट का आंसर करना है आपने। पहले पार्ट का आंसर आपने दे दिया, वेल डन, कि टोटल नंबर ऑफ committees formed will be number of ways of choosing 3 out of 7. So it is definitely 7C3. As many ways you can select 3 person out of 7 persons, so many committees will be formed. So number of committees formed will be 7C3. So no doubt about it, it's okay. Go to the next one. How many committees will be formed under the restriction that P1 gets always selected? अब मतलब P1 किसी VIP का रिकमेंडेशन, ठीक है ना, कोई मिनिस्टर ने रिकमेंड किया भाई ये कमेटी में P1 मेरा फेवरेट है, ये तो होना ही चाहिए। So following that restriction, how many ways you can form the committee? Suppose you are the selector and P1 is imposed on you, so you have no choice but to take P1. So number of committees taking P1 as 1 member, P1 को तो लेना ही लेना है, तो आपके पास चॉइस है एज ए सेलेक्टर 2 मेंबर सेलेक्ट करने का, क्योंकि P1 तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो 2 मेंबर सेलेक्ट करने का है ना। तो कितनी कमिटीज बनेगी? जितने तरीके से आप 2 मेंबर other than P1 select कर सकते हैं। How many ways? How many ways you can select? Because there were 7 members of which P1 is already been selected, so now left out only 6 members. Of them you have to select 2, so 6C2. I hope you got it right.
तो 6c2, 7c3 का मतलब कितना होता था? व्हाट इज 7c3? 7c3 मतलब 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial, so ये 35 था। 35 टोटल कमिटीज बनेंगे, जिसमें से 62 का मतलब क्या होता है जी? 6 into 5/2, तो 15। तो 15 कमिटीज ऐसी होंगी जिसमें P1 होगा ही होगा। अच्छा, ये जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट का आंसर कोई और तरीके से दे सकते हैं? यही किया सर अभी तो। नहीं, डू वी हैव सम अदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग बी पार्ट? दिस माय क्वेश्चन। Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री से बताओ कैसे? Total number of ways to sir पता है हमें। हाँ, टोटल नंबर पता है, नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ कमिटीज विदाउट P1। ये सारी कमिटीज में P1 है। अब वो कमिटी जिसमें P1 को आप रिजेक्ट कर दो, P1 को बाहर कर दो। अब P1 को विदाउट P1 कितनी कमिटी बनेगी? 6c3. 6c3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35 माइनस 6c3, एंड 6c3 की वैल्यू क्या होगी? तो 6 into 7 into 6 into 5 into 4 divided by 3 factorial, तो 3 factorial and 6 का आंसर 20। आंसर आ जाएगा 35 minus 20, अगेन योर आंसर कम्स आउट विद 15। तो it hardly matters how you calculate, the final answer has to match if you are just doing right way। तो ये भी सही है जी, ए वाला पार्ट क्लियर हो गया बेटा, बी वाला पार्ट भी क्लियर हो गया, राइट? अब जरा सी वाला पार्ट का आंसर करो। 30. बोल रहा है P2 refuses to be in the committee with the P1। तो साकेत ने कुछ आंसर दिया 7c3 minus 5। साकेत, can you please explain how did you arrive at that figure? Elementary कॉम्प्लीमेंट्री से बोलो, बोलो कैसे, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री। टोटल निकाल लिया और फिर P1 और P2 हमेशा साथ होंगे उसके 5 में से। नहीं, तो ये तुमने कुछ गलत नहीं बोला, सही बोल रहे हो। सर मैंने भी यही किया है। वही है सर। P2 refuses to be in the committee with P1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? P2 P1 साथ में नहीं। P2 P1 साथ में नहीं होंगे, मतलब है कि P1 होगा तो P2 नहीं आएगा, P2 होगा तो P1 नहीं आएगा। और अगर P1 नहीं होगा तो P2 आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, और वो तरीके में कॉम्प्लीमेंट्री मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा वो तरीकों को देखो, ठीक है। पहला मेथड में क्या कर रहा हूं, देखो कैसे। मैंने बोला नंबर ऑफ वेज, P1 इज सिलेक्टेड, मैंने P1 को चूज कर लिया एज अ सिलेक्टर। अच्छा, जैसे ही आपने कमिटी में P1 को लिया तो P2 तो बाहर हो जाएगा, तो P2 तो रिफ्यूज करके भाई मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुमने P1 को ले लिया। अब कितनी कमिटीज ऐसी बनेंगी जिसमें P1 को आपने ले लिया, तो ऑब्वियसली P1 लिया, P2 गया बाहर, बचे 5 में से 2, 5c2। हाँ या ना, बोलते जाओ। अब मैंने अगला केस लिया, क्या? P1 इज नॉट टेकन। हमेशा जब केसेस बना रहे हो, अगर केसेस बना रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि केसेस एक दूसरे से डिसजॉइंट हो, और डिसजॉइंट रखने का एक तरीका होता है कि जो केस कंडीशन है उसको रिफ्यूज कर दो। पहले केस में जो केस कंडीशन लगाई, दूसरे में उसको निगेट करो, तो निगेशन ऑफ द केस कंडीशन मेक्स द केसेस डिसजॉइंट ऑफ ईच अदर, सो दैट कि वही चीज रिपीट होकर ना काउंट हो जाए। तो मैंने P1 टेकन, फिर यहां लिख दिया P1 इज नॉट टेकन। P1 इज नॉट टेकन, आई नीड टू सेलेक्ट 3। P1 ही प्रॉब्लम थी P2 के लिए। P2 क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि P1 है तो P2 नहीं रहेगा। अब P2 के लिए सिचुएशन ओपन है। अब एज ए सेलेक्टर आप बचे हुए 6 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करो, कोई इश्यू नहीं। तो 6c3। इज दैट क्लियर और नॉट? तो आंसर क्या आया?
आंसर क्या है 5c2 प्लस 6c3 कितनी वैल्यू आई 5c2 मतलब 10 6c3 मतलब 20 तो टोटल आ गया 30 इज दैट क्लियर अब जो मेथड 2 है वो है कि अगर मैं ऐसे डायरेक्ट मेथड से करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से करता तो क्या करता तो मैं बोलता कि टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज P1 and P2 both are taken. टोटल नंबर ऑफ वेज तो 35 है पहले कैलकुलेट कर चुके हैं P1 P2 दोनों ले लिया तो 2 सेलेक्ट हो गए बचे हुए 5 में से एक और लेने 5C1 तो यहां से भी आया 35 माइनस 5 तो आंसर 30 जो कि साकेत ने पहले ही आंसर कर दिया था अब मैं चल रहा हूं कि तीसरा भी कोई तरीका था क्या सोचने का मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इट हार्डली मैटर्स हाउ यू थिंक यू विल गेट द आंसर यू विल अराइव एट द आंसर केवल फर्क इतना होगा कि किसी में हो सकता है डायरेक्ट एक झटके में एक लाइन एक वर्ड में सॉल्व हो जाएगा कभी 3 वर्ड में सॉल्व हो जाएगा कभी 2 लाइन में कभी 10 लाइन में सॉल्व होगा तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि यू मस्ट लर्न हाउ टू अराइव एट द आंसर बाय योर ओन वे ऑफ थिंकिंग and then you will automatically get to know that how to rectify your own way of thinking and getting to a better way right तो पहले अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कैसे भी मैं सोचूंगा आंसर आएगा अब जैसे मैंने P1 पे कंडीशन लगाई थी चलो P2 पे कंडीशन लगाते हैं अगर मैंने P2 को ले लिया अब P2 को लिया तो आप P1 को नहीं ले सकते क्योंकि P2 की कंडीशन है कि अगर मैं आऊंगा तो P1 नहीं आएगा तो वही आंसर आएगा क्या बचे हुए P1 को आपको बाहर रखना पड़ेगा और बचे हुए 5 में से कोई भी 2 ले लो 5C2 फिर आप P2 को रिफ्यूज कर दो P2 को रिफ्यूज कर दिया तो बचे हुए में से किसी को ले लो P2 को ले लिया P2 इज अब इसमें भी आगे ऐसे सोच सकते हैं P2 इज नॉट टेकन बट P1 इज टेकन P2 इज नॉट टेकन बट P1 इज टेकन P1 इज टेकन तो 2 का डिसीजन हो गया तो बचे हुए 5 में से 2 ले लो 5C2 और तीसरा P2 is not taken and P1 is not taken. अब 3 लेने हैं बचे हुए 5 में से 3 लेने हैं 5C3 5C3 होता है कितना बेटा 5C2 10 5C2 कितना होता है 10 और ये 5C2 कितना होता है 10 और ये तीनों का ऐड करके फिर से क्या गया 30 ये भी तरीका है तो आप ऐसे सोचो या आप ऐसे सोचो या आप ऐसे सोचो मैटर ये नहीं करता कि आप कैसे सोचो मैटर ये करता है कि आप सोचो और अपना सोचो ओरिजिनल सोचो अपने तरीके से ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपके थॉट प्रोसेस में कहीं पर कुछ रेपिटेशन होगा या कहीं पर कोई केस छूट जाएगा आपका आंसर डिफरेंट आएगा या तो कम आएगा या तो ज्यादा आया तो सोचो ढूंढो कि कहां पर कोई केस रिपीट तो नहीं हो रहा है और अगर कम आ गया तो आप सोचो कि कहीं पर कोई पॉसिबिलिटी को आपने छोड़ तो नहीं दिया हैव यू लेफ्ट आउट सम पॉसिबिलिटीज गो बैक स्कैन थ्रू करो अपने आप पकड़ में आएगा और जब ये करने पर भी ना पकड़ में आए देन यू रेफर टू द आंसर देन यू रेफर टू द सॉल्यूशन कोई और कैसे सोच रहा है वगैरह ठीक है तो ये पहला हो गया ए हो गया बी हो गया सी हो गया अब जरा डी और ई का आंसर करो और आज की डिस्कशन को यहीं पर समराइज करो फटाफट जल्दी से तो ये समझ में आ रहा ना कैसे क्या करना है केस कंडीशंस की 2 बातें मैं बता रहा हूं कि जब आप केस एनालिसिस से सॉल्व कर रहे हो तो केस कंडीशन को निगेट करते जाओ सो दैट रेपिटेशन के चांसेस ना हो ठीक है चाहे आप डायरेक्ट से करो चाहे कॉम्प्लीमेंटेशन से करो केस कंडीशन कैसे लगाते हो सब आपकी चॉइस है आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए नाउ डी पार्ट P1 agrees to be in the committee only if P2 is selected. P2 ने बोला कि मैं P1 के साथ नहीं आऊंगा P1 आप बोल रहे हैं कि भाई मैं तो तभी होऊंगा जब P2 आएगा है ना तो आप क्या करोगे भाई मतलब P1 P2 होगा P1 अकेले नहीं हो सकता P2 अकेले हो सकता है क्या Yes, sir. P2 अकेले हो सकता है क्योंकि P2 ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है तो आप कंडीशंस लगा रहे हो तो ऐसे कि मान लो कि P2 P1 को लिया मान लो P1 इज टेकन तो आपको P2 को लेना ही पड़ेगा गलत कर दिया मैं हाँ
P2 को लेना पड़ेगा, तो एक और लिया आपने, कितने में से? 5C1। दूसरा केस लिया कि P1 लेके चला था हम, तो P1 इज नॉट टेकन। P1 इज नॉट टेकन, तो अब आपके पास है कि 3 लेने हैं, और P1 अगर नहीं है कमिटी में तो P2 हो सकता है कि नहीं? यस हो सकता है, क्योंकि P2 की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि P1 होगा तभी मैं रहूंगा। तो अब बचे हुए 6 में से कोई भी 3 ले लो। 6C3, P1 टेकन, P1 नॉट टेकन। ठीक है, आंसर क्या है? तो नंबर ऑफ वेज क्या है? नंबर ऑफ वेज क्या है, जल्दी बोलो। 6C3 मतलब 20, 5C2 मतलब 5C1 मतलब 5, आंसर आ गया 25 वेज। किसका आंसर मैच कर रहा था? 5C3, साकेत ने बोला 5C3 प्लस 5C2 प्लस 5, 10 प्लस 10 प्लस 5। तुम्हारा सोचने का प्रोसेस क्या था, समझाओ। उसका सेम सही था। हाँ, तुमने P1 लिया, फिर यहां पर मुझे इसके 2 पार्ट कर दिए होंगे, है ना? यस सर, P1 एक नहीं लिया, ले लिया एक और एक ले लिया। P1 नहीं लिया, P2 लिया, और P1 P2 दोनों नहीं लिया। इसका 2 पार्ट करके इन्होंने किया कि नंबर ऑफ वेज P1 तो नहीं है, P2 है। P2 है तो ऑब्वियसली 5 में से 2, 5C2 वेज। और फिर अगला ले लिया कि P1 भी नहीं है और P2 भी नहीं है, तो 3 लेने हैं 5 में से 5C3 वेज, तो ये दोनों का सम करके 20 ही आएगा, तो ये स्प्लिट हो गया ऐसा। और ई पार्ट पे आ जाओ, ई पार्ट पे। हाँ जी, बता दो जरा, तो ये 4 पार्ट के बाद ई पार्ट क्या है? P1 एंड P2 हैव डिसाइडेड टू बी इन द कमिटी टुगेदर, मतलब आप बोल रहे हैं क्या, या तो हम होंगे तो साथ साथ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ वेज व्हेन P1 एंड P2 बोथ आर देयर, प्लस और नंबर ऑफ वेज व्हेन P1 एंड P2 बोथ आर नॉट देयर। तो इसके लिए हमारे पास में है 5C1, 2 ले लिए हैं, बचे 5 में से कोई एक ले लो। और इसके लिए आ गया कि बचे हुए 5 में से 3 ले लो। तो देयरफॉर द आंसर क्या आया इस केस का? 5C1 इज 5 प्लस 5C3 की वैल्यू आई 20, तो ये भी आंसर आ गया 25। हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? अब इसमें देखो, 2 पर्टिकुलर केसेस का न्यूमेरिकल आंसर सेम हो जाए, इसका मतलब नहीं कि उसके फॉर्मेशंस भी सेम होंगे उसके। सर 5 से 3 to 10 होगा। हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा, 5C3 की वैल्यू, अरे 5C3 है ना यार, 6C3 नहीं। 5C3 है तो 10 ही होगा, 10। यू आर वेरी करेक्ट, तो 15 आंसर आएगा। हाँ, तो मैंने बोला कि इवन इफ द 2 sets have same count, same cardinal number, that doesn't mean that sets are same। ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको सेट ए काउंट करने के लिए दिया जाएगा, आप सेट बी काउंट कर रहे होंगे और आंसर सेम आ जाएगा, आप बोलेंगे सर ये हो गया मेरा, ये आंसर है, मैंने देखा तुम्हारा आंसर, हाँ ठीक है आंसर, मैंने बोल दिया यस, तो एक्चुअली तुम गलत काउंट कर रहे हो, बट गलती से तुम्हारा सही आंसर आ गया। ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, इसलिए मैं बार बार पूछता हूं कि आप क्या काउंट कर रहे हैं, कैसे केस बना रहे हैं। दूसरी बात, यहीं पर एक और बात आती है कि कई बार ऐसा होगा कि हमें बोला जाएगा ए सेट काउंट करो और हम लिटरली बी सेट काउंट करेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि भैया ऐसा है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट देयर इज एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन बी सेट एंड वाइस वर्सा, मतलब ए और बी बाइजेक्टेड है, ए और बी में 1 ऑन 2 रिलेशन है, और ऐसा करके हम बोलेंगे जितने ए सेट के काउंट होंगे उतने ही बी के काउंट होंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ बाइजेक्शन भी यूज करेंगे कई बार, हम बाइजेक्शन प्रिंसिपल इसको बोलते हैं कि अगर 2 सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, और अगर सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ऑन 2 रिलेटेड है, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, देयर इज अ बाइजेक्टिव रिलेशन, इससे क्या प्रूव हो जाएगा? इससे प्रूव हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी।
तो कई बार इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि तुम काउंट टोटल नंबर ऑफ horses and I'll count total number of donkeys, and then I'll say that okay, for every horse there is a donkey and for every donkey there is a horse, and therefore number of horses equal to number of donkeys. ऐसा भी होगा, ऐसे भी सिचुएशंस आएंगी, हम लोग करेंगे। तो क्योंकि अल्टीमेटली द नंबर मैटर्स, ठीक है, तो वो नंबर को सही नंबर पर अराइव करना हमें। तो ठीक है जी, तो अभी मैं एक क्वेश्चन और कर ले, एक सेकंड, लेट मी सी, डू वी हैव टाइम? यस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। बोला गया इन अ बर्थडे पार्टी देयर आर 100 पीपल, इफ दे शेक हैंड विद ईच अदर देन फाइंड द नंबर ऑफ हैंडशेक्स, and how does the answer changes if handshakes are replaced by greetings? सर मैंने आपको डाउट भेजा हुआ है, टेक्सचुअल का भी था, दूसरा पार्ट नहीं था बट पहला। हाँ, अब बता दो डाउट क्या है इसमें, बताओ। और इसी सिचुएशन पर सेम क्वेश्चन है बट बड़ा डिफरेंट तरीके से भी प्लेस किया सकता है, वो भी समझो। सपोज देयर आर n पर्सन्स, राइट? ये 100 को n लिख दो, इस 100 की जगह लेट अस कॉल n के लिए करेंगे तो n की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। ये p1 p2 p3, ये n पॉइंट्स मान लो सर्कल के, ऐसा सर्कुलर क्लोज, उसमें क्लोज कर्व में, या n पर्सन्स मान लो, n पॉइंट्स मान लो, एक ही बात है, ठीक है? pn -1 pn -2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आपसे बोल रहे हैं कि ये लोग पार्टी में हैं और इसमें से हर एक बंदा हर एक से हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल कितने हैंडशेक्स हुए? तो आप कई तरीके से आंसर कर सकते हो। एक तरीका, बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल से जाओ तो ईच पर्सन विल मेक हाउ मेनी हैंडशेक? 99 ईच पर्सन मेक्स n-1 हैंडशेक्स। व्हाई? खुद से नहीं कर सकते। क्योंकि वो खुद से हैंडशेक कर नहीं रहा है और बचे हुए जितने भी हैं सबसे हैंडशेक कर रहा है, तो n-1 हैंडशेक हर एक ने की है। अब कितने पर्सन्स हैं? therefore नंबर ऑफ टोटल हैंडशेक्स कितने हो गए? प्राइम फेसियली इट इज p1 ने n-1 हैंडशेक किए, p2 ने भी n-1 किए, p3 ने भी, तो n into n-1। बट इसमें ट्रबल क्या हुआ, जैसे p1 ने p2 से हैंडशेक किया तो p1 p2 हैंडशेक तो काउंट कर लिया आपने एक बार। अब जब आपने p2 के हैंडशेक्स को काउंट किया तो p1 p2 हैंडशेक को आपने रिपीट करके काउंट कर लिया। जैसे p1 के हैंडशेक को मैं मार्क कर रहा हूं, ये लाइन सेगमेंट्स ऐसे p1 p2 p1 p4 p1 p3 है ना, ये p1 के हैंडशेक्स हैं विद द रेस्ट ऑफ द पीपल वन बाय वन and so on so forth. And when you start marking the handshakes of p2, then what will happen? Let me use the another color to mark the handshakes of p2. p2 p1 p2 p3 p2 p4 p2 p5 p2 p6 and so on so forth. So आपको क्लियर दिख रहा है कि p1 p2 हैंडशेक दो बार काउंट हुआ कि नहीं? अब ये p1 p2 ही नहीं भाई, जब आप p3 के हैंडशेक मार्क करोगे ना तो p3 p1 भी रिपीट करके काउंट होगा, p3 p2 भी। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग वी हैव काउंटेड एवरी हैंडशेक ट्वाइस। तो लिखो, बट इन द प्रोसेस in above count each handshake is counted twice. एक बार PI PJ से, फिर PJ PI से, PI PJ and PJ PI, they are same handshakes,
एंड देयरफॉर एक्चुअल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? एक्चुअल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज n into n-1/2। अब इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ पर्सन्स। अगर आप थोड़ा रिफाइंड तरीके से सोचते तो आप क्या बोलते कि भैया हर एक पेयर से एक ही हैंडशेक तो होगा, P1 एंड P2 पेयर से एक हैंडशेक होगा, P1 P3 पेयर से एक हैंडशेक होगा। फॉर एवरी पेयर देयर इज यूनिक हैंडशेक and therefore number of handshakes is equal to number of pair, and how many number of pair? NC2, or what is NC2? n into n-1/2। तो वही आंसर फिर से आ गया। तो हैंडशेक में परमुटेशन मीनिंगलेस है। ए ने बी से किया या बी ने ए से किया, ए बी और बी ए दोनों अरेंजमेंट को हम एक ही हैंडशेक काउंट कर रहे हैं। यहां पर अरेंजमेंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन है। तो एन में से 2 सेलेक्ट कर लो, खत्म बात है। अब समझ रहे हो कितने हैंडशेक हैं? NC2। कितने लाइन सेगमेंट बनेंगे? जैसे ये n पॉइंट्स मान लो तो यही हो गया नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आउट ऑफ n डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्लेन, वो भी आ जाएगा NC2। देख सकते हो, क्योंकि एक हैंडशेक को एक लाइन सेगमेंट मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां बोल रहे हैं हाउ डज द आंसर चेंजेस इफ हैंडशेक्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग की बात करते हैं। P1 ने P2 को ग्रीट किया, ये अलग बात है, डिवाइड नहीं होगा बस। हाँ, और P2 ने P1 को ग्रीट किया, ये अलग ग्रीटिंग होगी। मतलब P1 ने बोला हेलो, P2 ने बोला हाय, P1 ने P2 को कार्ड दिया, P2 ने रिवर्स एक कार्ड गिफ्ट दिया P1 को। तो ग्रीटिंग्स एक पेयर से 2 ग्रीटिंग होगी, तो नंबर ऑफ ग्रीटिंग्स विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ हैंडशेक्स। मतलब यहां पर परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स NC2 बोलो या NP2 बोल दो, डायरेक्टली NP2, और यही हो जाएगा नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ये n पॉइंट्स है तो ये n पॉइंट से कितने वेक्टर्स बनेंगे n पॉइंट से? तो हर एक लाइन सेगमेंट से 2 वेक्टर बनेंगे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू NC2 इंटू 2। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। कहीं पर वो पर्सन्स दे देंगे, हैंडशेक की बात करेंगे, ग्रीटिंग्स की बात करेंगे, कहीं पर n पॉइंट्स इन अ प्लेन बोलेंगे, कितने उनको ज्वाइन करके कितने आप लाइन सेगमेंट्स बना सकते हो, कितनी लाइंस बना सकते हो, कितने वेक्टर्स बना सकते हो, कितने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना सकते हो, कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हो। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो वहां पर भी आपको यही समझना है कि परम्यूटेशन हो रहा है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। दैट्स इट। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। अब अगली क्लास में हमें प्रॉब्लम ही करना है डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस पे। तो जो आपने कम्युनिकेशन की जिनसे भी वो भेजा था मटेरियल गेम्स और टेक्सचुअल, उसमें से कुछ खास डाउट है नहीं? किसमें, कौन सा भेजा था मैंने? कम्युनिकेशंस के जितने भी मतलब गेम्स और टेक्सचुअल असाइनमेंट भेजे हैं ना, आपने 4 गेम्स भेजी थी, 4 टेक्सचुअल्स भेजी थी। हाँ, ठीक है। इनमें तो कुछ खास डाउट है इनसे? उसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले तो मैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज में तुमने 4 तक किए ना अभी? नहीं, Yes, तो तुमने अभी कॉम्बिनेशन के तो टेक्सचुअल किए नहीं होंगे मुझे लग रहा है। नो सर। हाँ, तो कॉम्बिनेशन वाला टेक्सचुअल करो। अभी मैं कॉम्बिनेशन के गेम भेज दे रहा हूँ, फिर डाउट्स आएंगे। ऐसा नहीं, अभी शुरू में देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें इनिशियली आपको ज्यादा डाउट नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे ना, तो अब मिक्स होंगे सारी चीजें, तो उसके बाद फिर अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर डाउट भी आएंगे। बट एक बार अगर कंसेप्चुअली आपकी आदत पड़ गई सही तरीके से काउंट करने की, तो ये चैप्टर में बहुत रेयरली डाउट आते हैं। ये कितनी भी अच्छी लेवल की प्रॉब्लम होगी, आपको हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में आपका काउंट गड़बड़ हो जाए, लेकिन थोड़ा सा रीट्रैक करोगे तो अपने आप सही काउंट पे आ जाओगे। इसमें डाउट बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, बट ठीक है, अगली क्लास कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, तो डाउट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें करने के लिए, स्पेशली जहां पर केस एनालिसिस करनी कंपलसरी हो जाएगी ना, वो केस क्वेश्चंस अच्छे होंगे।
जहां पर स्ट्रेट अवे कॉन्सेप्ट सेम लीनियर कॉन्सेप्ट पर होगा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जहां पर ऐसा होगा कि नहीं आपको केस एनालिसिस करनी पड़ेगी, उसके कई सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर डिफिकल्टीज आती है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अब तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर आप चलोगे ना, अभी तक तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन का सारा कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है, आप मतलब अलग अलग सीख रहे हो, बट इसके बाद जो प्रॉब्लम होंगे उसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के आएंगे, तो वहां पर काउंटिंग में चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। चलेंगे सर, वो भी कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको गेम आगे वाली गेम शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अलावा तुम थोड़े से चैलेंजिंग प्रॉब्लम करनी है तो इसको भी कर लो, ये हॉल एंड नाइट की प्रॉब्लम्स कर लो, तो मुझसे कर रहे थे ना। सर मैं तो उससे कर रहा है, एसएल से कार्टेशियन वाली। अच्छा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे उससे। ये सर विनय कुमार है सर मेरे पास कॉम्बिनेटोरिक्स की, तो हाँ तो ठीक है, करो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़े चैलेंजिंग प्रॉब्लम करनी है तो कहीं से भी कर सकते हो, ये दास गुप्ता से भी कर सकते हो, विनय कुमार से भी कर सकते हो, और प्लस अभी आपको जो अलग से मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें भी है चैलेंजिंग प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा, तो लेट्स क्लोज द कॉल।